चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर रहेगा। हम लोगों ने जो प्रमाण थे वो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के लेवल पर देख लिए थे। आज जो हमको डिस्कस करना है वो एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पर देखना है कि जो भ्रूण का विकास हुआ है, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस लेवल पर या उस स्थिति पर क्या हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में। यानी कि जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं इस पृथ्वी पर, इन पृथ्वी के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है या इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस डेवलपमेंट में कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं या कितने कंपैरेटिव हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज को शो करते हैं, राइट। तो लिखें, इसमें फिलहाल थ्योरी लिख लीजिए। फर्टिलाइजेशन के बाद नए ऑर्गेनिज्म की डेवलप होने की एक्टिविटी, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने की एक्टिविटी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक्टिविटी को क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, दैट मीन्स निर्माण होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन, दैट मीन्स निर्माण होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि भिन्न प्रकार के जो जीव हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज बोले तो जो प्राथमिक अवस्था होती है, प्रारंभ जो होता है, इनिशियल स्टेज की कंपेयर द्वारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को या रिलेशंस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिलेशंस को नहीं, रिलेशन में कर दीजिए, रिलेशन में महत्वपूर्ण दृश्य प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट इमेज ऑब्टेन्ड होती है या प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश यानी मछली, कॉमा एम्फीबिया, मछली कॉमा एम्फीबिया, कॉमा एवीज यानी कि हम बात करेंगे यहां पर पक्षियों की, एवीज कॉमा मैमल्स, व ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज अत्यधिक रूप से समान होती है। डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज मोस्ट कॉमन फॉर्म में होती है या अत्यधिक रूप से समान यानी सिमिलर होती है, जिसके कारण इनके एंसेस्टर एक होने के मत को, इनके एंसेस्टर
एक होने के मत को यानी हाइपोथेसिस को प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फिशेस, एम्फीबियंस, एवीज, ह्यूमंस के अगर एम्ब्रियोलॉजी को हम देखें, इनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज को अगर आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो एक जैसी होती, सिमिलर होती है। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, है ना, किताबों में कुछ एम्ब्रियो इधर शुरुआत में बने होते हैं और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट दिखाया जाता है। तो उसमें कंपेयर दिखाया गया है कि जो कंपेरिजन किया गया है, ये कंपेरिजन इनिशियल स्टेज में सिमिलर होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लेक्स स्टेज की तरफ जाते हैं या डेवलपमेंट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं तो वो एम्ब्रियो चेंज होता रहता है, एम्ब्रियो में परिवर्तन होता रहता है और एम्ब्रियो जो है एक एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से करना स्टार्ट करता है। समझ में आया? चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंसेस की। अब बात यहां पर एक थ्योरी दी जाती है इस एम्ब्रियोलॉजी एविडेंसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी, या इसको हम लोग बायोजेनेटिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, शॉर्ट नोट में पूछी जाती है आपके एग्जाम में। लिखें इसमें, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल, इनका फुल नेम है अर्नेस्ट हैकल। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा इस थ्योरी को प्रपोज किया गया, जिसके अकॉर्डिंग, तो याद रखना बायोजेनेटिक लॉ या हम ये कह सकते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी या एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो एविडेंस दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत ही, अर्नेस्ट हैकल साहब ने बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर करके दिखाया था, बताया था एविडेंसेस लाइक एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर। तो क्या लिखा, प्रस्तुत किया, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स में, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज यानी कि जो भ्रूण का परिवर्धन है या जो भ्रूण का विकास है उसमें जो स्टेजेस आ रही हैं उसके लेवल पे बात की गई है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज एक समान होती हैं, सिमिलर होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने बात बताई थी कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में स्टेजेस पाई जा रही हैं वो स्टेजेस एक सिमिलर होती हैं प्रीवियस, यानी कि प्रेजेंट टाइम में शुरुआत के लेवल पर अगर हम लोग देखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उन सभी को अगर आप मैच करें तो वो एक जैसे ही हमको दिखाई देते हैं, तो समानता हमको काफी प्रकट होती है। इसी तथ्य के आधार पर, इसी तथ्य या थ्योरी के आधार पर अर्नेस्ट हैकल द्वारा रिकैपिचुलेशन थ्योरी को, अर्नेस्ट हैकल द्वारा रिकैपिचुलेशन थ्योरी को, पीआई होगा सॉरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी को प्रपोज किया, रिकैपिचुलेशन थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि ऑन्टोजेनी, अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट ब्रैकेट में ऑन्टोजेनी ब्रैकेट बंद में अपने एंसेस्टर के इवोल्यूशन हिस्ट्री, अपने एंसेस्टर के इवोल्यूशन हिस्ट्री यानी कि जो इनके पूर्वज हैं उनके हिस्ट्री के, इवोल्यूशन के हिस्ट्री की बात करें, अपने एंसेस्टर के
इवोल्यूशनर या इवोल्यूशन हिस्ट्री ब्रैकेट में कर दीजिए फाइलोजेनी, फाइलोजेनी यानी कि यहां पर हम बात फाइलोजेनी की करेंगे, को इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशन हिस्ट्री को रिपीट करता है, रिपीट करता है। अतः हैकल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी, अतः हैकल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, किसी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इसके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, इसके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेप्स को देखा जा सकता है। यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर आप किसी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को लेते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर स्टडी करते हैं, तो आप उनकी जो शुरुआती दौर की स्टेजेस होती हैं उनको सिमिलर करके आप उनमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, अध्ययन कर सकते हैं। और जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ एक जैसा ही इवोल्यूशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी जो ऑर्गेनिज्म है, इनके ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, इनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो आज चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो एक वातावरणीय कंडीशन के आधार पर आए होंगे या और भी कोई फैक्टर रह सकते हैं, लेकिन इनके पूर्वज की अगर हम लोग बात करें, इनके एंसेस्टर की बात करें, तो वो कोई एक एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। तो प्रमाण ही तो हमको प्राप्त करने हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लेवल पर भी प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो 9 से लिखें, ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट रिकैपिचुलेशन थ्योरी को, रिकैपिचुलेशन थ्योरी का एग्जाम्पल है। अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो जो ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो रिकैपिचुलेशन थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है, या बायोजेनेटिक लॉ को ये प्रकट करता है। कैसे, लिखें आगे, एग्जाम्पल है जैसे, अर्थात ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ब्लास्टुला स्टेज, ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ब्लास्टुला स्टेज, आपको पता है ह्यूमन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारुला ये सारी स्टेजेस बनती हैं, राइट। तो यहां पर जो ब्लास्टुला स्टेज है इसकी बात करी जा रही है। ब्लास्टुला स्टेज कुछ प्रोटोजोन्स, ब्लास्टुला स्टेज कुछ प्रोटोजोन्स के समान दिखाई देती है, कुछ प्रोटोजोन्स के समान दिखाई देती है, तथा गैस्ट्रोला स्टेज, तथा गैस्ट्रोला स्टेज सीलन ट्रेट्स के सिमिलर, सीलन ट्रेट्स के सिमिलर दिखाई देती है या होती है। तो ये कहा गया है कि जो ब्लास्टुला स्टेज है ह्यूमन के एम्ब्रियो का, वो प्रोटोजोन्स के सिमिलर दिखाई देता है, और जो गैस्ट्रोला स्टेज है वो सीलन ट्रेट्स जो आपके पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर उनकी तरह दिखाई देता है। जो सीलन ट्रेट ऑर्गेनिज्म है, सीलन ट्रेटा के सदस्य हैं, उनकी तरह कुछ गैस्ट्रोला स्टेज हमको दिखाई पड़ता है, राइट। आगे लिख लें, ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की या ह्यूमन के एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, ह्यूमन के एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था हम ये कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज में हॉलो मतलब गड्ढेनुमा, हॉलो नर्व कॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड्स
कॉमा नोटोकॉर्ड तथा गिल्स स्लिट्स ग्लोम दरारें, स्लिट्स मीन्स होता है यहां पर दरार, गिल्स स्लिट्स की प्रेजेंस आदि, गिल स्लिट्स की प्रेजेंस आदि कॉर्डेट्स कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो कॉर्डेट पाए जा रहे हैं सदस्य, उनके कैरेक्टर को ये क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। कॉर्डेट्स कैरेक्टर को शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये एम्ब्रियो जो ह्यूमन का है, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था जो है, जिसमें हालो नर्व कार्ड यानी कि गड्ढेनुमा जो नर्व कार्ड यहाँ पर पाई जा रही है, अविकसित हम कह सकते हैं, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और गिल स्लिट्स जो पाई जा रही है, इनकी प्रेजेंस जो है वो सभी क्या कर रहे हैं, कॉर्डेट्स के कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लाइन से लिखें, ह्यूमन के एम्ब्रियो में हार्ट की इनिशियल स्टेज, अगर हम हार्ट की इनिशियल स्टेज की बात करेंगे, हार्ट की इनिशियल स्टेज ह्यूमन के एम्ब्रियो में, हार्ट की इनिशियल स्टेज यानी कि एम्ब्रियो में जो हार्ट डेवलप हो चुका है उसकी इनिशियल स्टेज की बात करें, तथा टेल की प्रेजेंस, हार्ट की इनिशियल स्टेज व टेल की प्रेजेंस, आपको पता है कि प्रारंभिक जो अवस्था होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वहां पर टेल प्रेजेंस होता है, ठीक, प्रेजेंट होता है। टेल की प्रेजेंस फिश लाइक होती है, किसके जैसी होती है, मछली के समान होती है, फिश लाइक होती है। यानी कि फिश के एम्ब्रियो को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जैसा कि ह्यूमन एम्ब्रियो का ये हार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिश लाइक होती है। इसके बाद ह्यूमन का एम्ब्रियो, इसके बाद ह्यूमन का एम्ब्रियो एम्फीबियन व एम्फीबियंस व रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस व रेप्टाइल्स के सिमिलर कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। रेप्टाइल्स के सिमिलर कैरेक्टर को शो करता है या प्रदर्शित करता है। लाइन से लिखें, ह्यूमन एम्ब्रियो के 7th मंथ में, यानी कि 7वां महीना जो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, ह्यूमन एम्ब्रियो के 7th मंथ में यानी 7वें महीने में यह एम्ब्रियो या 7 मंथ में डेफिनेटली बेबी का ही एक वेल डेवलप हम नहीं कह सकते, लेकिन वेल डेवलप होते होते हम ये कह सकते हैं बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन हम उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज ही कहेंगे, तो एम्ब्रियो ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यह एम्ब्रियो 7 मंथ में, यह एम्ब्रियो ऐप के सिमिलर, यानी कि अगर आप कपी को देखेंगे, ठीक है, कपी ऐप को देखेंगे जो कि बंदर के समान होते हैं, कपी ऐप के समान दिखता है, तथा आखिरी अवस्था में, लास्ट स्टेज में, 7 मंथ के बाद में एट 9th मंथ जो आता है, 8वीं और 9वीं महीने में अगर हम बात करें, तथा लास्ट स्टेज में यह ह्यूमन के कैरेक्टर को शो करने लगता है। यानी कि आखिरी अवस्था में आप इस एम्ब्रियो को जब देखेंगे तो ये किसकी तरह शो होने लगेगा, एकदम ह्यूमन के ही कैरेक्टर को दिखाने लगेगा। लेकिन जो उसकी इनिशियल स्टेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो किसी ना किसी से मैच खाती हुई मिलती हैं, ठीक है, प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि जितने भी कैरेक्टर यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय शो हुए हैं, ये सभी के सभी इसके एंसेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, या इन सभी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, लाइक प्रोटोजोन, सीलेंट्रेटा, ये सब क्या हो सकते हैं, हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं, हमारे पूर्वज हो सकते हैं, इनसे ही हमारा क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये माना जाता है। तो नए लाइन से लिख लें,
कुछ अदर एनिमल्स में भी, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल और भी हैं, ठीक है, कुछ अदर एनिमल्स में भी रिकैपिचुलेशन थ्योरी पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अदर एनिमल्स में रिकैपिचुलेशन थ्योरी पाई जाती है, जैसे फ्रॉग, मेढक की बात करें, जैसे फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में, अगर आप फ्रॉग का टेडपोल लार्वा देखें तो ये फिश के आकार का दिखाई देता है। जैसे फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में फिश लाइक गिल स्लिट्स, मछली के समान जो क्लोम दरारें होती हैं, गिल्स पाई जाती हैं, उनके स्लिट्स इसके टेडपोल लार्वा में मिलते हैं फ्रॉग के, ठीक है। गिल स्लिट्स कॉमा टेल फिन्स आदि पाए जाते हैं, टेल फिन्स आदि पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, वो फिशेस से हुआ है, ये माना जाता है। और ये एविडेंस हमको कौन दिखाता है, इसका टेडपोल लार्वा। तो जो टेडपोल लार्वा है, राइट, ये टेडपोल लार्वा हमको ये प्रदर्शित करता है कि फ्रॉग का जो इवोल्यूशन हुआ है वो मछली से ही हुआ है, क्योंकि मछली के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, फिशेस के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो उसके टेडपोल लार्वा में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलो जल्दी से लिख लीजिए। प्लांट में भी रिकैपिचुलेशन थ्योरी पाया जाता है। जैसे आपको प्लांट्स में भी रिकैपिचुलेशन थ्योरी देखने को मिल सकता है। जैसे प्लांट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट में, यानी कि जो भूमिगत पौधे हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए या टेरेस्ट्रियल प्लांट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट वाटर पर डिपेंड रहता है। यानी कि कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी के ऊपर, जैसे कि हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में हालांकि नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि काई जिसको आप लोग कहते हैं, राइट, हम सभी लोग काई के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए वाटर का दरकार होता है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर के लिए ऑक्यूपाई है। तो ये शो हो रहा है कि एल्गी जो है, एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। ये कौन एविडेंस प्रदर्शित कर रहा है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करा रहा है कि हाँ, एल्गी से ही ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो टोटली वाटर के अंदर होता है और ये डेफिनेटली वाटर में पाया जाता है। लेकिन अब ये वाटर से कहाँ आ गया, लैंड पर आ गया, लैंड पर आया, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन होने के लिए वाटर की आवश्यकता है, ठीक है। कंप्लीटली वाटर पर डिपेंड रहना इसके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को शो करता है। कंप्लीटली वाटर पर डिपेंड रहना इसके एंसेस्टर कैरेक्टर को क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। तो ये बात हो गई हमारे रिकैपिचुलेशन थ्योरी, दैट मीन्स एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। तो जो एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पर एविडेंस हमको प्राप्त हुए हैं उसकी थ्योरी यहाँ पर मैंने बता दी है। और आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स ऐसी देखी होंगी जिसमें कुछ एम्ब्रियो बने होते हैं साइड में और उनका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ को ही वो शो कर रहा होता है। कई वहाँ पर एम्ब्रियो को एक साथ रख करके, राइट, फ्रॉग का हो गया, फिश का हो गया, ह्यूमन का हो गया, हॉर्स का हो गया, इस तरीके के डेवलप यहाँ पर उनको लिख करके उनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया जाता है। और वो जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी इनिशियल प्रारंभिक अवस्था देखी जाती है तो वो एक समान दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो डेवलप्ड फॉर्म में आता है, ठीक है, जैसे ही वो डेवलप फॉर्म में आता है वो अलग कैरेक्टर को शो करने लगता है एम्ब्रियो। लेकिन हम इससे क्या सिद्ध कर सकते हैं, इससे हमें ये प्रतीत होता है, ये सिद्ध होता है कि जो यहाँ पर कैरेक्टर जो शो हो रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर, वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर एम्ब्रियो एक जैसा डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी जो लास्ट स्टेज है वो डिफरेंट है, लेकिन इनिशियल स्टेज सेम है। तो वो ये प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इन सभी का जो एंसेस्टर है वो कोई एक रहा होगा और एटमॉस्फेरिक कंडीशन या अदरवाइज जो भी फैक्टर रहे होंगे उसके आधार पर इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त हो गया एविडेंस किससे, एम्ब्रियोलॉजी पर। अब हमको एक पैलेंटोलॉजी पर भी क्या होता है, एविडेंस प्राप्त होते हैं।
तो हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कल।